हेलो इकोनॉमिस्ट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं हमारी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कई अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जैसे प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज वी विल बी डिस्कसिंग different components of GDP, which is consumption expenditure, investment expenditure, and then we will discuss about stock and flow variables, and then we will discuss our final topic, which is circular flow of income. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक इकोनॉमिस्ट। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। क्या डिफरेंस होता है एक फाइनल गुड में और एक इंटरमीडिएट गुड में, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक सिलाई मशीन है। उस सिलाई मशीन को एक कंज्यूमर ने खरीदा, तो कंज्यूमर उस सिलाई मशीन को लेके आया और सीधे उसे अपने काम में लेने लगा, तो ये हो जाएगा एक फाइनल गुड। लेकिन थोड़ा अगर प्रोसेस में पीछे चले, जब वो सिलाई मशीन पूरी नहीं बनी होगी, सिलाई मशीन का हैंडल बन चुका होगा, उसका मेन बॉडी बन चुका होगा, उसकी सुई अलग से कहीं बनी होगी। अब जो सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी है उसको सुई खरीदनी है और सुई खरीद के उस सिलाई मशीन में लगानी है। तो उसने जब वो सुई खरीदी तो क्या वो फाइनल गुड होगा? नहीं, वो होगा इंटरमीडिएट गुड। और उस सुई को लेके उसने सिलाई मशीन में लगाया और ये सिलाई मशीन को पूरा किया। कहीं से हैंडल खरीदा होगा, वो लगाया, फिर सिलाई मशीन को पूरा किया। तो जो गुड्स किसी एक दूसरे गुड को बनाने में हेल्प करते हैं और परचेज और प्रोड्यूसर उन गुड्स को खरीदता है, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? फाइनल गुड्स तो वो गुड्स हो गए जिसको फाइनली उनका जो फाइनल यूजर है वो यूज कर रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स वो हो गए जो एक इंडस्ट्री खरीद रही है, एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है एक फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं। फाइनल गुड में भी दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो फाइनल कंजम्पशन गुड और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फाइनल कंजम्पशन गुड तो वो गुड होते हैं जो डायरेक्टली हाउस होल्ड परचेज कर रहा है और उससे कंजम्पशन करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सिलाई मशीन का, बहुत अच्छा एग्जांपल है, हर चीज में यही काम आ जाएगा। तो सिलाई मशीन का एग्जांपल लेते हैं। अगर उसे एक हाउस होल्ड खरीद रहा है, वो सिलाई मशीन खरीद के लाया, उस सिलाई मशीन से अपने घर के कपड़ों को सिल रहा है, जो भी फटे फुटे पुराने कपड़े हैं सबको सिल रहा है, वो हो जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड, क्योंकि डायरेक्टली उसको कंज्यूमर काम में ले रहा है। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अगर वो सिलाई मशीन एक टेलर खरीदता है, तो क्या वो टेलर सिर्फ अपने घर के कपड़े सिल रहा होगा? नहीं, वो पूरी दुनिया के कपड़े सिल रहा होगा। हर कोई आएगा उसके पास कि ये लो, ये मेरी शर्ट है, यहाँ से फट गई है, इसको सिल दो, ये इसमें बटन हट गया है, बटन लगा दो। तो ये सारे काम वो टेलर कर रहा होगा। तो वो सिलाई मशीन खरीद के किसी और को सर्विस दे रहा है, तो वो एक प्रोड्यूसर है जिसने सिलाई मशीन को खरीदा है, तो इसीलिए वो हो जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड का एक टाइप तो ये होता है, एक ही तरह का होता है, जिसको हम कैपिटल गुड कहते हैं, कैपिटल गुड। अब इसमें भी कैपिटल गुड में हम सभी सारी मशीन्स और प्लांट एंड मशीनरी ये सब इंक्लूड करते हैं। कैपिटल गुड में भी दो तरीके से एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। पहला तो ये हो गया एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। जो सिलाई मशीन आपने खरीदी, वो आपके जो पास जो पहले से कैपिटल था, उस कैपिटल स्टॉक में एडिशन है। आपके पास सिलाई मशीन नहीं थी उस और आपने सिलाई मशीन खरीद ली, तो वो हो गया एक एडिशनल। ठीक है, वो हो गया एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। मान लीजिए
आपके पास सिलाई मशीन तो है, मगर उसमें ना बहुत सारी खराबियां आ गई है। अब आप चाहते हो कि इस सिलाई मशीन को बेच के एक नई सिलाई मशीन खरीद लेते हैं, तो पुरानी वाली आपने बेच दी और नई वाली खरीद ली, तो आपके पास पहले भी एक ही सिलाई मशीन थी, अब भी एक ही सिलाई मशीन है, लेकिन आपने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। समझ में आए दोनों में डिफरेंस? चलिए अब बात करते हैं फाइनल कंजम्पशन गुड की। जिस तरह फाइनल प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड हो सकता है, उसी तरीके से फाइनल कंजम्पशन गुड 4 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, ये सबसे इजी है समझने में। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो एक कंज्यूमर खरीदता है और बहुत लंबे टाइम तक काम में लेता है। जैसे आपका टीवी हो गया, आपकी कार हो गई, आपने कूलर खरीदा जिसको आप लंबे समय तक काम में लेने वाले हैं, तो वो सभी गुड्स जो आप लंबे समय तक काम में लेने वाले हो वो हो जाते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ये छोटा नहीं है, इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जिसको आपने एक बार कंज्यूम किया और वो खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आप खाने के लिए कोई चीज लेके आए, वो आपने खाया और खत्म। आप केला लेके आए, वो केला आपने खाया, खत्म हो गया। आप टूथपेस्ट लेके आए, आपने यूज किया और खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे हमारा तो एक टूथपेस्ट 1 महीने तक चलता है। चलता होगा, लेकिन जो टूथपेस्ट आपने काम में ले लिया उसको थोड़ी दोबारा काम में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही साबुन, तेल, जो हमारे रोजमर्रा के ऐसे आइटम जो बस हम एक बार यूज करते हैं और खत्म हो जाते हैं, वो सभी नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को भी फर्दर 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज FMCG एंड सेकंड इज FMHG। इसका फुल फॉर्म आप लिखिए FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या है फुल फॉर्म? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दूसरा है FMHG, फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स। क्या है फुल फॉर्म? फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं, वो हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर आप एक मेडिकल शॉप पे गए और आपने कहा कि भैया एक सरदर्द की दवाई दो, उस सरदर्द की दवाई आपने खाई और खत्म हो जाएगी, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स में आएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की तरह इतनी जल्दी भी खत्म नहीं हो जाते, लेकिन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के जितना लंबा भी नहीं टिकते हैं। इसके एग्जांपल हम लेते हैं, तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे क्लोथ्स। अब आप क्लोथ्स खरीदेंगे, क्या ये एक कार की तरह 15 साल आपके साथ रहने वाले हैं? नहीं, इतनी लाइफ नहीं होती है। आप शर्ट खरीदेंगे 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल उसे पहनेंगे, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। आपके शूज हो गए, वो भी इसी तरह से 1 साल चलेंगे, 1.5 साल चलेंगे, उसके बाद आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। तो जो गुड्स ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के बीच में आते हैं, उसे हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। लास्ट है सर्विसेज। सर्विसेज तो सबसे आसान है इसमें समझने में। सर्विसेज वो होती हैं जो एक डॉक्टर अपने क्लाइंट को दे रहा है, जो एक लॉयर अपने क्लाइंट को दे रहा है, जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है। वो कोई गुड्स नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कंसल्ट करता है कि ठीक है, आपको ये इस तरह से बुखार हुआ है, ये वायरल फीवर हुआ है, ये 4 पैरासीटामोल लीजिए, ये एक सिरप पी लीजिए। तो इस तरह से वो आपको सिरप या एक पैरासीटामोल नहीं दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपको ये खरीदना है और आप किसी केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे, वो खरीद लेंगे। सो द पॉइंट इज, वो आपको गुड्स नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी डिमांड सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्लासिफिकेशन। एक दूसरा तरीका और है जिससे हम गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्लास इज कंज्यूमर गुड एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में हम फाइनल कंजम्पशन गुड्स को कंसिडर करते हैं। जो भी फाइनल कंजम्पशन गुड्स में आता है वो सभी कंज्यूमर गुड्स में आएगा।
नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड में हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए अब दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाएंगे, एक एडवांस लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? रॉ मटेरियल क्या कंज्यूमर गुड होगा, फाइनल गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड, प्रोड्यूसर गुड, क्या होना चाहिए? तो देखिए रॉ मटेरियल जो है एक कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा है, रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, उसने गेहूं खरीदा और गेहूं से फिर वो आटा बना के फिर उसकी ब्रेड बनाएगी। ठीक है, तो गेहूं उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, और क्योंकि वो उससे कुछ बनाने वाला है वो इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड का तो पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि जो चीज इंटरमीडिएट गुड है वो प्रोड्यूसर गुड भी है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड में भी इंटरमीडिएट गुड का पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक केस लेते हैं। लेट्स सपोज डी मार्ट आपके शहर में है और आप डी मार्ट में गए, वहां आपने देखा कि पार्ले जी के बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं। अब वो पार्ले जी के जो पैकेट्स रखे हुए हैं उसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? क्या वो कंज्यूमर गुड है, क्या वो फाइनल गुड है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड, फाइनल कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, प्रोड्यूसर गुड, इंटरमीडिएट गुड, क्या होगा वो? तो देखो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है पार्ले जी का पैकेट रखा हुआ है तो उसमें कुछ एडिशनल तो ऐड होना बाकी है नहीं, तो ये तो फाइनल गुड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड होगा क्योंकि अभी तक वो सेल नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी अनसोल्ड स्टॉक है वो इंटरमीडिएट गुड ही होगा। ऐसा क्यों है? तो देखो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं हम। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि वो फाइनल कंज्यूमर के हाथ में आ चुकी है वो चीज। तो डीमार्ट के पास है वो पार्ले जी का पैकेट, तो उसने अभी तक आपको सेल नहीं किया है, अभी तक डीमार्ट के खुद के पास है, लेकिन क्या डीमार्ट उसे खुद कंज्यूम करने वाला है? नहीं, उसे तो आप कंज्यूम करोगे जब खरीदोगे। तो जब तक आप उसे खरीद नहीं लेते वो एक अनसोल्ड स्टॉक है और वो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे बात होती है कि वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर क्यों है, बाहर नहीं है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रोडक्शन लाइन के अंदर क्यों है? वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर इसलिए है क्योंकि अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, और वो वैल्यू एडिशन क्यों हो रहा है? असेसिबिलिटी की वजह से। क्यों हो रहा है? असेसिबिलिटी की वजह से। देखिए आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पार्ले जी की फैक्ट्री पे जाओ, वहां जाके आप डायरेक्टली फैक्ट्री से वो बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। डीमार्ट फैक्ट्री से बिस्किट खरीदेगा और आपको सेल कर रहा है, तो उसके बीच में उसने जो वैल्यू एडिशन किया है उसका नाम है असेसिबिलिटी, तो इसीलिए उसको हम प्रोडक्शन लाइन के अंदर कंसिडर करेंगे। अब थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइए, जो किराने की दुकान पे सामान रखा हुआ है वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड? इंटरमीडिएट गुड होगा। कंज्यूमर गुड होगा या प्रोड्यूसर गुड? प्रोड्यूसर गुड होगा। ठीक है, इस तरह से आप खुद थोड़े बहुत एग्जांपल लीजिए और चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिडेंशियल हाउसेस की। रेजिडेंशियल हाउसेस कौन सी कैटेगरी में आने चाहिए? कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, प्रोड्यूसर गुड, कौन सी कैटेगरी में आने चाहिए? देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे आराम से समझेंगे और हो सकता है क्लास 12th में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, बट क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये चीज पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अगर हाउस की बात करें, जब हम एक घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं या खरीदते हैं, घर को यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसे 1-2 साल 3 साल नहीं, हम उसे बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का पार्ट होना चाहिए। और दूसरा आर्गुमेंट हमें क्या कहता है कि देखो मैं अपने लिए घर प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? एक प्रोड्यूसर हुआ। ठीक है, अब मैं एज अ प्रोड्यूसर एक घर प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो क्या होना चाहिए? कैपिटल गुड। और फिर उसमें मैं खुद ही रह रहा हूं, यानी मेरी 2 आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे। मैंने अपने आप को एज अ
प्रोड्यूसर अपने लिए घर बनाया और एज अ कंज्यूमर अपने आप को ही वो घर रेंट पे रहने के लिए दिया। तो मैंने किसी को हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी है। किसको करी है? भले से खुद को करी है, खुद की ही दूसरी आइडेंटिटी एज अ कंज्यूमर, भले ही खुद को एज अ कंज्यूमर हाउस में रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाउस क्या हो जाएगा? फिर एक प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो भी चीजें हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सभी को नेशनल इनकम का पार्ट मानना चाहिए और उन सभी गुड्स को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। तो उसी तरीके से जो मैं खुद के लिए घर प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको हम कैपिटल गुड का पार्ट मानेंगे और उसे एज एन इन्वेस्टमेंट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक प्रोड्यूसर करता है। तो जो खुद के लिए घर बना रहे हैं वो क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। उसको हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स देख लिए कि क्यों एक घर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होना चाहिए और क्यों वो घर एक कैपिटल गुड होना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है? क्या हम उसे कैपिटल गुड माने या कंज्यूमर गुड माने? तो द सॉल्यूशन इज वी विल फॉलो द ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन क्या कहता है? हम हमेशा से जो खुद के लिए घर बनाते हैं उसे एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानते आए हैं। तो इसीलिए जो घर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, खुद के रहने के लिए जो हम घर बना रहे हैं, उसे हम प्रोड्यूसर गुड कंसिडर करेंगे। और प्रोड्यूसर गुड में कौन सा गुड? इंटरमीडिएट या फाइनल प्रोड्यूसर गुड? फाइनल प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड कंसिडर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन intermediate goods and final goods. So the first point is intermediate goods are within the boundary line of production. Intermediate goods boundary line of production के अंदर है and final goods these are outside the boundary line of production. वो production की boundary line से क्रॉस कर चुके हैं। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है वो उसे परचेज कर चुका है। Second is intermediate goods may be used as raw materials whereas final goods cannot be used as raw materials. मैंने आपको बताया था raw materials हमेशा intermediate goods का पार्ट होते हैं। Next is may be resold by the firm for profit and final goods cannot be resold. मैंने आपको बताया था कि जो goods प्रोडक्शन हो चुका है लेकिन वो एक प्रोड्यूसर के पास ही है या फिर प्रोड्यूसर से खरीद के रिटेलर ने अपने पास रखा हुआ है जिससे कि वो उसे आगे सेल कर सके फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट मानेंगे। तो क्या ध्यान में रखने की दो बातें हैं, रॉ मटेरियल्स एंड अनसोल्ड स्टॉक्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट इज वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना भी बाकी है। Whereas फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन हैज बीन कंप्लीटेड, यानी वैल्यू एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट। जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा किया है तो उसका क्या नाम होगा? इंटरमीडिएट कॉस्ट। और अगर फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया है तो या तो हम उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट मानेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानेंगे। कंजम्पशन का पार्ट कब मानेंगे? जब वो फाइनल गुड में फाइनल कंज्यूमर गुड हो और किसी कंज्यूमर ने उसे खरीद लिया तो उसे हम कंजम्पशन का पार्ट मानेंगे। लेकिन अगर वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड का पार्ट हुआ और किसी प्रोड्यूसर ने उसे खरीदा है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट मानेंगे। लास्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम whereas फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। अभी इस लेवल पर आप इतना ही याद रख सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे whereas फाइनल गुड्स को इंक्लूड करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। Okay, so now let's discuss what are the differences between consumption good and capital goods. So the first difference is consumption goods lead to direct
satisfaction of human wants, whereas capital goods do not lead to direct satisfaction of human wants. इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जो भी आप गुड्स कंज्यूम करते हैं, चाय, कॉफी, पार्ले जी, ओरियो, ये सभी कंज्यूमर गुड्स का टाइप है क्योंकि आप इसे परचेज करके डायरेक्टली कंज्यूमर कर रहे हो और ये डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए ही बनाए जाते हैं। वेयरएज कैपिटल गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। जो भी प्रोड्यूसर कोई मशीन खरीद रहा है तो वो उस मशीन को यूज करके आगे कुछ या तो प्रोड्यूस करेगा या लोगों को सर्विसेज देगा, लेकिन जो मशीन उसने खरीदी है उससे वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा ह्यूमन वांट्स को, उससे आगे फर्दर जो भी प्रोडक्शन करेगा या सर्विसेज देगा उससे फिर एक कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस हो सकता है जिससे कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे और प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स जो हैं वो इनडायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट इज consumption goods are purchased by households for consumption, whereas capital goods are purchased by producers for further production. वही बात जो मैंने आपको कही कि कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज कर रहा है और वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है और किस लिए परचेज कर रहा है कि वो आगे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में उस मशीन को यूज कर सके। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स, उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल गुड्स पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। लास्ट पॉइंट, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर वेलफेयर, वेयरएज हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। इकोनॉमी में जितने ज्यादा कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस होंगे वेलफेयर उतना ही बढ़ेगा, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपसे कहा कि नहीं हमारे तो यहाँ सिर्फ दाल और रोटी ही मिलेगी, वो आप प्रेफर करेंगे? या फिर आप रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने कहा हमारे पास दाल है, दाल 4 तरह की है, उसके अलावा पनीर है, चिकन है, पनीर में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ये पनीर, वो पनीर, बहुत सारे टाइप्स के पनीर हैं। उसके अलावा कुछ स्वीट्स हैं हमारे पास, डेजर्ट में स्वीट्स भी हैं, आइसक्रीम भी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो प्रेफर करोगे। तो इसीलिए अगर कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को इंप्रूव करेगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए। तो और कैपिटल गुड्स को हम बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ भी कहते हैं। बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी से हम आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। यहाँ पे हम जीडीपी के 2 ही कंपोनेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कंजम्पशन कौन करेगा? अभी हमने जैसे बात करी थी 2 गुड्स की, कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड। तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं उन पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट मानेंगे, और जो प्रोड्यूसर गुड्स पे एक्सपेंडिचर होगा उसे हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानेंगे। ठीक है। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 3 चीजों को इंक्लूड करेंगे। पहली चीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स नॉर्मली कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहे हैं उसे हम कंजम्पशन का पार्ट मानेंगे, और कंजम्पशन में सबसे बड़ा कंपोनेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही होता है। हाउस होल्ड मतलब जैसे आप और मैं जो अपने रोजमर्रा में घर के लिए आटा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीजें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हो गया हाउस होल्ड के लिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका पार्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड का पार्ट। नेक्स्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जरूरत है। जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर कोई लेट्स से राष्ट्रपति भवन का एग्जांपल लेते हैं, राष्ट्रपति भवन में अगर राष्ट्रपति जो खाना खा रहे हैं उनके वहां कोई पार्टी है तो उसका खर्चा कौन दे रहा है? उसका खर्चा गवर्नमेंट दे रही है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट
ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सेकंड पार्ट है। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो थर्ड पार्ट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कर रही है वो भी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, अगर एक टेलर सिलाई की मशीन खरीदता है तो वो उसके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, एग्जिस्टिंग मशीनरीज का जो स्टॉक है उसमें एडिशन होगा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानेंगे। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह से हो सकता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो हमने पढ़ा था बस उसी को हम अलग अलग नामों से पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रोड्यूसर गुड्स पढ़े थे, प्रोड्यूसर गुड्स में फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे। उसी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कौन से गुड्स आएंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आएंगे जो कि कैपिटल गुड्स होते हैं, वो हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में कौन से आएंगे? जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उसको भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है। फिनिश्ड गुड्स तो समझ में आता है, जो डीमार्ट में पार्ले जी का पैकेट रखा हुआ है वो फिनिश्ड गुड्स है, बट उसको अभी सेल नहीं किया गया तो वो इन्वेंट्री का पार्ट है। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो जस्ट किसी इंडस्ट्री ने खरीदे हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। अब सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या है? लेट्स सपोज आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, ठीक है, आप एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी हो, आपने गेहूं खरीद लिया। अब गेहूं खरीदा, उससे आटा बनाया और आटे से फिर आपको ब्रेड बनानी थी, लेकिन जैसे ही आटा बना आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, 31 मार्च आ गई और आप आटे से ब्रेड नहीं बना पाए, सिर्फ आटे पर ही रह गए, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? सेमी फिनिश्ड गुड्स का। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। ठीक है। इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स है, उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमी में जो नई मशीन्स प्रोड्यूस करी गई हैं उसे तो हम नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानेंगे। उसका फायदा क्या होगा? इससे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इकोनॉमी में 4 मशीन्स थी, आपने 10 मशीन्स बना दी, तो टोटल हो गई 14 मशीन्स। तो जो 10 आपने एडिशनल मशीन्स बनाई हैं वो हो गई नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट। अब डेप्रिसिएशन क्या चीज है? जो एग्जिस्टिंग 4 मशीन्स थी उनमें कुछ लॉस हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी जिससे उसे रिपेयर करना पड़ा होगा, तो उसे हम डेप्रिसिएशन का पार्ट मानते हैं। डेप्रिसिएशन आपने अकाउंटेंसी में क्लास 11 में भी पढ़ा था, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है इसकी, और इसीलिए इसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अगर कोई मशीन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, हमारी सिलाई की मशीन चलते चलते खराब हो गई, तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, और जो हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं उस पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्या नाम है? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और इसका फायदा क्या होता है? ये हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। 4 मशीन्स थी इकोनॉमी में, उन 4 मशीन्स को रिपेयर करके जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको मेंटेन करना, उसको उसी लेवल पर बनाए रखना, वो डेप्रिसिएशन का यूज है। दूसरा क्या है इसका पॉइंट? इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज AKA कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है। So now let's discuss what is the difference between consumption of fixed asset and capital loss. So first point of consumption of fixed asset is it happens due to continuous use. जब भी कोई मशीन को हम लगातार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं
तो उसकी वैल्यू में कुछ डिक्रीमेंट होता है और उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसे ही हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कहते हैं। वैल्यू में लॉस होने का अगर कोई और रीजन है तो उसे हम कैपिटल लॉस कंसिडर करेंगे। अब समझते हैं कि कंटिन्यूअस यूज से जो वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। जब भी किसी मशीन को काम में लेते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें कुछ डैमेजेस होते हैं तो उसे हम नॉर्मल वियर एंड टियर का पार्ट मानेंगे। एक्सीडेंटल डैमेजेस, गलती से सिलाई मशीन नीचे गिर गई तो वो क्या हुआ, एक्सीडेंटल डैमेजेस। लास्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। टाइम के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, हमें पता है कि मार्केट में जो हमारी सिलाई मशीन है आज के 10 साल बाद उससे बेहतर कोई सिलाई मशीन आ जाएगी और हम उसे प्रेफर करेंगे और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास सिलाई मशीन है उसकी वैल्यू फिर कम हो जाएगी, उसे हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। कैपिटल लॉस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटी। मान लीजिए उस टेलर की जो शॉप है वहां पे भूकंप आ गया और भूकंप में उसकी सारी सिलाई मशीन खराब हो गई, ठीक है, तो वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से खराब हो गई। नेक्स्ट इज फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ जाए तो उसे हम कैपिटल लॉस का पार्ट मानेंगे। लास्ट पॉइंट इज जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास अकाउंटेंसी में कि हम एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को मैनेज करने के लिए। कैपिटल लॉस को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या मीडियम है, इंश्योरेंस। आपको पता होगा हम इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं, अगर कल को एक्सीडेंट हो जाए तो उसका हम क्लेम लेके अपने व्हीकल को रिपेयर करवा सकते हैं। So now let's discuss our next topic, which is stock and flow variable. Okay, so let's discuss about types of variables. हम variables के अलग अलग types classify करेंगे, but what is the basis of classification? हम किस base पे variables को classify करने वाले हैं? So that basis is time. टाइम के बेसिस पे हम वेरिएबल्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्लास इज स्टॉक एंड सेकेंड इज फ्लो। जब भी किसी वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो उसे हम स्टॉक वेरिएबल कंसिडर करते हैं। अगर किसी वेरिएबल को एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो उसे हम फ्लो वेरिएबल कंसिडर करते हैं। क्या डिफरेंस है, स्टॉक को हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, और फ्लो को हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, उसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये एक नल है और ये एक बाल्टी है। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बस मान लो कि ये नल है और ये एक बाल्टी है। अब इस नल में से पानी आ रहा है, ठीक है, और इतना पानी इस बकेट में भर चुका है। जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड है 10 लीटर्स पर मिनट, 10 लीटर्स पर मिनट, और इस बकेट में 20 लीटर्स पानी है, ठीक है, 20 लीटर्स पानी इस बकेट में भर चुका है। तो आप समझिए कि इसमें स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है। एट प्रेजेंट इस बकेट में 20 लीटर्स पानी भर चुका है, तो ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट 20 लीटर्स पानी है इसमें, ठीक है, और जो पानी आ रहा है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा और उसकी स्पीड हमने क्या बताई, 10 लीटर्स पर मिनट, यानी एक मिनट में
10 लीटर्स पानी निकल रहा है, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको मेजर कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम कौन सा हो गया? 1 मिनट। हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 1 मिनट में 20 लीटर पानी इस बकेट में है, नहीं, हम ऐसे बताएंगे अभी इस बकेट में 20 लीटर्स पानी है, तो वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर कर रहे हैं कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकल रहा है, वो हो गया एक पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी कितनी है, वैसे तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 30,000 पर मंथ, तो जो आपने पर मंथ इसमें एक सफिक्स लगाया है, उसका क्या मतलब है कि एक महीने में आप 30,000 की कमाई करते हो, ठीक है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। उसी जगह आपसे पूछा जाए कि आपके बैंक में कितने रुपए आपने सेव करके रखे हैं, तो आप बताओगे कि हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। तो वो 1 लाख रुपए जो आप अपनी सेविंग्स बता रहे हो, वो अभी है, न पहले न बाद में, वो एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करें तो हम स्टॉक वेरिएबल की बात करें, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं जो कि आपकी सैलरी है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। So let's start our last topic and finish this chapter. So our last topic is circular flow model. एक इकोनॉमी में 4 डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स? पहला सेक्टर होता है हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड सेक्टर, लेट्स सपोज आप इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में जो आपका घर है वो क्या हो गया? एक हाउसहोल्ड हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। जो फर्म्स हैं वो दूसरा सेक्टर हो गया। जो फर्म्स हैं वो दूसरा सेक्टर हुआ। जो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। तीसरा सेक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो हो गया हमारा तीसरा सेक्टर। स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो या फिर आपके पंचायत के लेवल पे अगर कोई गवर्नमेंट है, वो सभी गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है। लास्ट है हमारा फॉरेन सेक्टर। लास्ट है हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या होता है? इंडिया के बाहर की जो भी चीजें हैं वो हम फॉरेन सेक्टर में कंसिडर करेंगे। वैसे तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की चीजें फॉरेन सेक्टर में कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप अभी यही समझिए, जो इंडिया के बाहर की चीजें हैं वो हम फॉरेन सेक्टर में कंसिडर करेंगे। जैसे यूएस में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई प्लांट है लगा हुआ है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्लांट लगा हुआ है, उससे हमने कुछ सामान खरीदा, इंडिया ने कोई सामान खरीदा, तो उसे हम फॉरेन सेक्टर का पार्ट मानेंगे, ठीक है। आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हम इन 2 को ही कंसिडर करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर को मैं हटा देता हूं और फॉरेन सेक्टर को हटा देता हूं। सो इकोनॉमी में एक तरह का सर्कल रहता है, एक सिस्टम रहता है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसमें हम अभी तो 2 ही सेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। आगे कॉलेज लेवल पे आप 3 सेक्टर और 4 सेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। सो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हाउसहोल्ड्स हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर,
ये हाउस होल्ड ओन करते हैं और ये किसको चाहिए, फर्म्स को चाहिए। क्यों चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेल करेंगे, फैक्टर सर्विसेज को सेल करेंगे। हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेल करेंगे। बदले में क्या मिलेगा उन्हें, बदले में जो मिलेगा उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में उन्हें फैक्टर पेमेंट्स मिला। फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी क्लास 11 की चीज थी तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, लैंड। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। देन कम्स लेबर। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। फिर कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को, इन सभी को हटा के फिर जो लास्ट में बचेगा वो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब फैक्टर सर्विसेज ली फर्म्स ने तो उससे कुछ प्रोडक्शन किया होगा और वो प्रोडक्शन का क्या करेगी, फर्म्स प्रोडक्शन को खुद थोड़ी ना रखेंगे, फर्म्स क्या करेगी, हाउस होल्ड को सेल करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है वो हाउस होल्ड को सेल करेंगी। उसके बदले हाउस होल्ड क्या पे करेगा, हाउस होल्ड भी तो पेमेंट करेगा ना। गुड्स एंड सर्विसेज अगर हाउस होल्ड ने परचेज करी है फर्म से तो उसको भी एक्सपेंडिचर तो करना होगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये जो साइकिल है इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू है, वो भी समझते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जो आप आउटर सर्किल में चीजें देख रहे हो, आउटर सर्किल में क्या है, हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दी और फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके हाउस होल्ड को दिया। तो जो आउटर सर्किल है, आउटर फ्लो है, वो क्या है, रियल फ्लो। रियल फ्लो वो है रियल फ्लो। और जो इनर सर्किल है जिसमें प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दिए और हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज में, जो इनर फ्लो है, इनर फ्लो है, उसको हम बोलेंगे मनी फ्लो, क्योंकि यहां पे सिर्फ मनी की बात हो रही है। ठीक है, दो फ्लो हो गए हमारे पास, एक तो रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में प्रोड्यूसर्स उन्हीं फैक्टर सर्विसेज को यूज करके जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और मनी फ्लो की बात करें तो प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं और हाउस होल्ड्स उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं, वो हमारा मनी फ्लो है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए। और इस चैप्टर के सभी नोट्स आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो
तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज कोलैबोरेशन इज द की टू सक्सेस। हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है। अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गूगल फॉर्म्स और कोर्स की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इकोनॉमिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल